एक शहर में रेलवे स्टेशन के पास वाली कॉलोनी में एक सतवीर नाम के व्यक्ति का घर होता है। सतवीर जो कि सरकारी नौकरी लगा हुआ है, अच्छा खासा रुपए पैसे कमाया करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करता है। सतवीर की पत्नी जिसका नाम सुमन है, और सुमन और सतवीर की शादी को लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 साल तक उनको अभी तक कोई संतान नहीं है और यह बात उन्हें बार बार परेशान किया करती है। दोनों पति पत्नी ने कई डॉक्टरों के पास जाकर भी ये चीज़ देख ली है कि कहीं उनके अंदर कोई कमी तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी उनको संतान नहीं हो रही थी। कई जगहों पर जहाँ पर भी कोई उन्हें बताया करता कि आप वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर जाने से बच्चा हो जाता, वहाँ पर मुराद मांगनी चाहिए, तो वो हर जगह जाया करते हैं, हर जगह माथा टेका करते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी संतान नहीं है। शादी के 12 साल होने के बाद सतवीर और सुमन एक शाम लेटे लेटे फैसला करते हैं कि अब वो कोई ना कोई बच्चा गोद लेंगे और गोद लेने के बाद उसको अपने घर में रखेंगे और उसे अपना बच्चा समझकर पालेंगे। यह फैसला उन्होंने पहले भी काफ़ी बार लिया था, लेकिन पहले जो सतवीर था वह बार बार इस फैसले को बदल दिया करता था, लेकिन इस बार वो इस चीज़ को फाइनल कर चुका था। इसके बाद वो आराम से सो जाते हैं और जैसे सुबह के लगभग 7 बजे थे, तो 7 बजे अचानक से उनके घर की डोरबेल बजती है। जैसे सुमन इस आवाज़ को सुनती है तो उसके बाद उठकर जाकर दरवाजे को खोलती है, तो खोलते हुए देखती है कि सामने एक 12 साल का बच्चा है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और देखने से लगता है कि इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस 12 साल के बच्चे की गोद में एक 5 महीने का बच्चा है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब प्रतीत हो रही थी, मानो रो रो कर उसका गला सूख गया हो, लेकिन उसे कोई चुप कराने वाला नहीं हो। इसके बाद वह जो महिला होती है जिसका नाम सुमन होता है, वह उस 12 साल के बच्चे से पूछने लगती है कि बच्चे तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वह बच्चा एक ऐसी बात कह देता है जिस बात को सुनकर सुमन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। दरअसल वह 12 साल का बच्चा कहता है कि आंटी, अगर आपको बच्चा चाहिए तो ये मेरा छोटा भाई है, आप इसे ले लो। इस बात को सुनकर जो सुमन होती है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और इसके बाद वह सतवीर को भी वहीं पर बुलाती है। सतवीर भी आता और पूरे दृश्य को देखकर वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जब उसने सुना था कि ये छोटा सा बच्चा इस बच्चे को देना चाहता है, तो उसके बाद वह जिज्ञासु हो जाता है और सोचने लगता है कि भला ऐसा क्या हो गया जो ये बच्चा अपने भाई को हमें देना चाहता है। तो इसके बाद सतवीर उससे बाहर ही पूछने लगता है कि बेटा ऐसा क्या हो गया जो तू अपने इतने छोटे से बच्चे को मुझे देना चाहता है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा भूखा है और ये काफ़ी देर तो रोया भी था, लेकिन अब ये थक कर सो गया है, आप इसे ले लो, कम से कम इसका पेट तो भरा रहेगा। यह बात जैसे दोनों पति पत्नी सुनते हैं तो उन्हें यह बात बड़ी हैरान कर देती है और इसके बाद सतवीर और सुमन सबसे पहले उन दोनों बच्चों को अपने घर के अंदर लेते हैं और आराम से बिठाकर जो सुमन होती है उस बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करती है। जो छोटा वाला बच्चा था उसको दूध पिलाया जाता है और बड़े वाले बच्चे को सबसे पहले खाना खिलाया जाता है। फिर उसके बाद जो सतवीर और सुमन है वो दोनों उस बड़े बच्चे के पास बैठते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, अगर तुम्हारा छोटा भाई इतना भूखा है तो तुम्हारी माँ को उसे दूध पिलाना चाहिए था ना। लेकिन तभी वह बच्चा कहता है कि आंटी, जो मेरी माँ है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो वह पूछने लगते हैं कि फिर तुम्हारा पिता कहाँ है। तो वो कहने लगता है कि पिता की वजह से ही तो मैं इसे लेकर यहाँ पर आया हूँ। दरअसल मेरे पिता काफ़ी ज़्यादा शराब पिए करते थे और शराब के चलते वह माँ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से माँ की तबीयत खराब हो जाती है। मैं तो काफ़ी दिन पहले हो गया था, लेकिन जैसे तैसे करके माँ मेरा गुजारा कर रही थी और अपने आप का जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन जैसे ही जब ये छोटा भाई हो जाता है तो भाई होने के कारण उनको कमजोरी होती है और कमजोरी के चलते वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगती हैं। लेकिन जो मेरा पिता होता है उसे इस सब चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है, वह तो अपना शराब पिया करता और मस्त रहा करता। मेरी माँ ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि बेटा मैं अगर चली जाऊं तो तू अपने भाई का ख्याल रखना। इसी वजह से जब मेरी माँ की मौत हो गई तो उसके बाद मेरे पिता मुझे एक होटल पर ले जाकर काम करने के लिए लगाने वाले थे, और जब मैं अपने पिता से कहता हूँ कि पिताजी मैं तो होटल पर काम कर लूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई का क्या होगा, तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तू होटल पे काम करेगा और तेरे भाई को मैं नदी में फेंक दूंगा। यह बात सुनकर जो वह लड़का होता है जिसका नाम विक्रम होता है वह पूरी तरह से डर जाता है और अपने छोटे भाई आदित्य को लेकर वहां से ट्रेन में बैठकर फरार हो जाता है।
ट्रेन में बैठकर ये दोनों भाई चल दिए थे और काफ़ी लंबा इन्होंने सफ़र तय किया था। अब तभी अचानक से जब इसका भाई ज़्यादा ही रोने लगता है तो वह सोचता है कि क्यों ना ट्रेन से उतरकर किसी से दूध मांगा जाए और अपने भाई को पिलाया जाए। इसी वजह से वह इस रेलवे स्टेशन पर उतरा और उतरने के बाद इस कॉलोनी के अंदर आ गया। यहाँ पर कई घरों के दरवाजे उसने खटखटाए और सभी से यही बात कही कि आंटी, आपको अगर बच्चा चाहिए तो बच्चा ले लो, ये मेरा छोटा भाई है, आप इसे रख सकते हो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात पर गौर नहीं दी और जैसे ही वो इस घर में आता है तो उसकी सुन ली जाती है। यह बात सुनकर जो सतवीर और सुमन होते हैं उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों की कहानी बड़ी ही दुख भरी थी। इसके बाद जो सुमन होती है, जब वो इन दोनों बच्चों को देखती है तो उसके बाद अपने पति से कहने लगती है कि देखो जी, वैसे भी हम बच्चा गोद लेने वाले थे, तो क्या हम इन दोनों को अपने पास रख लें? कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इनका पालन पोषण कर लूँगी। तभी जो सतवीर होता है वह कहने लगता है कि बात तो तुम्हारी सही है, ये बेचारे बेसहारा हैं, तो क्यों ना इनको ही अपने पास रख लिया जाए और इनका ही भरण पोषण अच्छी तरह से किया जाए। लेकिन उससे पहले एक बार इस बच्चे से पूछ लेना चाहिए, कहीं ये मना करने लगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी आपस में बात करके दोबारा से उस लड़के विक्रम के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे यहाँ पर रह लो, हम तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखेंगे। अब इस बात को सुनकर जो विक्रम होता है वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सवाल भी था कि ये लोग भला हमें अपने पास क्यों रखेंगे, हमने इनका ऐसा क्या फ़ायदा किया है। तो वो कहने लगता है कि आंटी, आप मेरे भाई को रख लीजिए, मैं तो अपना समय आराम से व्यतीत कर लूँगा, वापस से पिता के पास चला जाऊंगा और वहीं पर उस होटल पर काम करके समय बिता लूँगा। लेकिन तभी जो सतवीर और सुमन होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल हमारे बच्चे नहीं है और हम लोगों ने अभी अभी फैसला किया था कि हम किसी बच्चे को गोद लेंगे। अगर तुम ज़िंदगी भर अच्छी तरह से हमारे पास रहना चाहो और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंसान बनो तो हम तुम दोनों भाइयों को एक साथ अपने पास ही रख लेंगे और कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो विक्रम होता है, जब यह बात सुनता है कि उसे अपने भाई के पास रखा जाएगा तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और उसके बाद जो सतवीर और सुमन होते हैं उन बच्चों को ले जाकर उनकी कागजी कार्रवाई करवाते हैं और उनको अपने नाम गोद ले लेते हैं। दोनों पति पत्नी बच्चों के आने से बड़े ही खुश थे। सुमन का भी अब दिल बट जाया करता इस बच्चे की देखभाल करके, और इधर जो सतवीर होता है वह शाम के समय आया करता तो घर में अलग ही तरह की चहल पहल मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो लड़का विक्रम होता है वह उसे आगे पढ़ाने लिखाने लगते हैं। दरअसल जब तक विक्रम की माँ जिंदा थी वह उसे पढ़ने के लिए भेजा करती थी और इससे आगे की पढ़ाई विक्रम की सुमन और सतवीर करा देते हैं। सुमन और सतवीर ने उसकी पढ़ाई करा दी थी और धीरे धीरे बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करके एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी लग जाता है। वह कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी थी और उसकी पोस्टिंग इधर से उधर होती रहती थी। अभी तक सतवीर और सुमन ने विक्रम और आदित्य को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया था कि वो लोग पराए हैं और वो उनके अपने नहीं है। यहाँ तक कि इतने दिन उनके साथ रहते रहते वो लोग उन्हें अपने माता पिता से भी बढ़कर मानने लगे थे और दोनों भाई माँ बाबूजी कहकर ही उनको पुकारा करते थे। छोटा भाई जो आदित्य होता है वह अपनी स्कूली पढ़ाई कर रहा था और इधर जो विक्रम था वह कंपनी में काम करने लगा था। सुमन और सतवीर जब विक्रम को देखते हैं कि उनका बेटा फिलहाल अच्छी खासी कमाई किया करता है और पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट हो गई है तो वह उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। इसीलिए वह उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जो विक्रम की पत्नी होती है वह घर के अंदर आती है और अच्छी तरह से सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। विक्रम अच्छा खासा कमाया करता, लेकिन जो आदित्य होता है वह अभी कॉलेज के अंदर पढ़ाई किया करता था। कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते करते उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसी से शादी करना चाहता है। एक दिन अचानक से जब अपने घर वालों को इस बारे में बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार किया करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं, तो उसके जो माता पिता होते हैं यानी कि सुमन और सतवीर जो होते हैं वह उसकी शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और उसकी शादी उसी लड़की से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो आदित्य होता है वह शादी के बाद पूरी तरह से बदल गया था। वह पहले तो अपने माता पिता का कहा माना करता, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है उसके बाद से वह अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही चला करता। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। सुमन और सतवीर अपने आप को बड़े ही धन्य समझते हैं कि उनके दोनों बेटों की शादी हो गई है और अब इसके बाद जीवन और भी आसानी से व्यतीत होगा। घर के अंदर दो बहुएं आ गई थी, लेकिन वहीं पर जो छोटे भाई की पत्नी थी यानी कि आदित्य की जो पत्नी थी जिससे वो प्यार करके उसने शादी की थी, वह घर के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट कर देती है और धीरे धीरे करके सुमन और सतवीर को अपमानित करने लगती है।
स्टार्टिंग में दोनों पति पत्नी इन सभी बातों को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो उसके बाद इस बात को वो आदित्य से कहते हैं। अभी तक आदित्य को ये नहीं पता है कि ये उसके असली माँ बाप नहीं है, वह तो उन्हें अपने माता पिता ही समझा करता है। जब माता पिता उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी इस तरह से किया करती है, उसको समझाओ, तो उस टाइम पर जो आदित्य होता है वह अपने माता पिता से उल्टी कहने लगता है और कहता है कि माँ बाबूजी इसमें तो आपकी ही गलती है, इसका क्या खोट है। इस बात को सुनकर माता पिता बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये हमारे बेटे ने क्या कह दिया। हमने तो ये सोचा था कि हमारी ओर लेगा, लेकिन इसने तो अपनी पत्नी की ओर ली है। इस बात से माता पिता बड़े ही परेशान रहने लगते हैं और चुपचाप घर के अंदर ऐसे ही रहने लगते हैं। ये बात अभी तक विक्रम को नहीं पता थी, लेकिन विक्रम की पत्नी को इस बात की भनक लग जाती है और उसके बाद वह अपने पति विक्रम को, जब वह ऑफिस से वापस लौटता है एक दिन घर, तो वह उसे पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि छोटे ने तो इस तरह से माँ बाबूजी से कह दिया। और उसके बाद से माँ बाबूजी काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करते हैं। विक्रम जो होता है यह बात सुनकर उसके तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि उसे पूरी सच्चाई के बारे में पता है कि उन लोगों की कंडीशन क्या थी और किस वजह से उन लोगों ने हमें पाला था। तो इसके बाद वह अपने छोटे भाई से इस बात को लेकर लड़ाई करने लगता है, लेकिन तभी जो उसका छोटा भाई आदित्य होता है वह उल्टा उससे मोहब्बत करने लगता है और कहता है कि इसमें मेरी पत्नी की कोई दोष नहीं था, इसमें सारी गलती माँ बाबूजी की थी, तो उन्हें इससे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। तेज आवाज़ों को सुनकर वहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और उसी समय जो सुमन और सतवीर हैं वो भी वहां पर आ गए थे। वो अपने बड़े बेटे विक्रम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रम नहीं रुकता है और एक जोरदार चाटा अपने छोटे भाई को जड़ देता है। जैसे उसने छोटे भाई को थप्पड़ मारा था, तो उसके बाद जो छोटा भाई होता है एकदम से तिलमिला उठता है और उसके बाद कहने लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना और मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा करना है और मैं अब तुम सभी से अलग रहूंगा। इस बात को सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह दोबारा से अपने छोटे भाई की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहीं पर सतवीर और सुमन उसे रोक लेते हैं। जैसे वो उसको रोकने लगते हैं, तभी जो आदित्य होता है दोबारा से उस बात को रिपीट कर देता है कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए और मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा। इसके बाद जो विक्रम होता है उस पर नहीं रहा जाता, वह अपनी भावनाओं से कंट्रोल खो बैठता है और अपने छोटे भाई को चीख चीख कर वो सारी हकीकत बता देता है जो उनके साथ बचपन में हुआ था और इन माँ बाप ने बड़े ही लाड चाप से पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है, यहाँ तक कि आज तक उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि ये उनके असली माँ बाप नहीं है। यह बात सुनकर सुमन और सतवीर थोड़े से उदास हो जाते हैं, क्योंकि वह कभी भी सच्चाई को अपने छोटे बेटे के सामने नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि जब से वो बच्चे उनके घर में आए हैं वो खुश तो काफ़ी हैं, लेकिन विक्रम उनके प्रति अलग ही तरह की श्रद्धा दिखाया करता है और वे लोग सोचते हैं कि ये इसी वजह से है कि हम इसके असली माता पिता नहीं हैं, क्योंकि विक्रम उस समय 12 साल का था और उसका छोटा भाई 5 महीने का था। जब आदित्य को ये सारी बात पता चलती है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगता है कि ये सच नहीं हो सकता। इसके बाद वह अपने भैया से कहता है कि भैया क्यों आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन तभी विक्रम कहता है कि ये सच है और हम लोग फलानी जगह के रहने वाले हैं। लेकिन आदित्य को अब भी विश्वास नहीं होता और उसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारा वो पिता शराबी आज भी जिंदा होगा या फिर कहीं ना कहीं तो वो प्रूफ मिलेगा। मैं प्रूफ देखे बिना इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। यह बात सुनकर दोनों बहुएं भी हैरान हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी ये राज अभी तक नहीं पता था, लेकिन आज ये राज सबके सामने खुल गया था। और इसके बाद जो छोटा भाई आदित्य होता है वह इस राज की तह तक जाना चाहता है। माता पिता खूब सारा मना करते, कहते कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन आदित्य के दिमाग में ये चीज़ छप चुकी थी। उस समय तो पूरा के पूरा कलह शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो आदित्य होता है अपने बड़े भाई से अपने घर का पूरा एड्रेस मांगता है और उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उनका बचपन बीता था। वहाँ पर जाने के बाद उसके भाई की सुनाई गई कहानी उन्हें सुनने को मिलती है कि 2 बच्चे इस तरह से थे। उनकी माँ की मौत के बाद उनका पिता शराब पिया करता था और एक दिन वो अचानक यहाँ से गायब हो गए। यह कहानी सुनने के बाद उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाता है और उसके बाद वह वहाँ से वापस आकर अपने माता पिता से माफ़ी मांगता है और अपनी पत्नी को साफ साफ हिदायत दे देता है कि ये जो माता पिता हैं ये मेरे लिए ऊपर वाले से बढ़कर हैं, क्योंकि जो कुछ भी भाई ने उस दिन कहा था वो सारा कुछ सच था। इसके बाद दोनों बहुएं और दोनों बेटे घर के अंदर आराम से रहने लगते हैं और हंसी खुशी सभी का जीवन व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो आप लोग माइंड ना करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।